हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो पढ़ेंगे वो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो चलिए पहले एक बार बुक से रीडिंग ले लेते हैं इस कंसेप्ट की और उसके बाद हम इसको समझाएंगे आपको। सो बुक में इसकी रीडिंग लेते हैं। According to the business entity principle, business is considered to be separate from its owners. Business transactions are recorded in the books of account from the business point of view and not from that of owners. Owners, being regarded as separate from the business, are considered as creditor of the business to the extent of their capital. Their accounts with the business is credited with the capital introduced and profit earned during the year etc. and debited by the drawings made. ठीक है, इसकी हमने रीडिंग ले ली है और अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि ओनर, ये ओनर है और ये बिजनेस है। ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। ठीक है, ओनर और बिजनेस को हम सेपरेट मानेंगे, एक नहीं मानेंगे। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब है ओनर और बिजनेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ना कि एक होते हैं। ठीक है, और जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो करते हैं फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ओनर जो है, जो मालिक है, वो एक तरीके से क्रेडिटर है, बिजनेस का क्रेडिटर है। और किस हद तक क्रेडिटर है ये? जिस हद तक इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। यानी ऐसा माना जाता है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग हैं और अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। और जो ओनर है उसने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, उतने कैपिटल तक ये बिजनेस का क्रेडिटर है। सिंपल। ठीक है, तो यही कहता है अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। यही कहता है अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। एक छोटा सा पॉइंट है और कि ओनर का अकाउंट जो है, जो बिजनेस के साथ मतलब जो अकाउंट बिजनेस बना रहा है वो क्रेडिट होता है किसके साथ? जब कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि कोई कैपिटल लाया गया है ओनर की तरफ से, और कोई प्रॉफिट अगर अर्न हो रहा है वो, तो ये दोनों चीज क्या होती है, इसका अकाउंट क्रेडिट होता है जो बिजनेस के साथ है। और डेबिट कब होता है इसका अकाउंट? डेबिट तब होगा जब कोई ड्रॉइंग्स करेगा, यानी कि जब कोई पैसा निकालेगा ओनर बिजनेस है तो इसका अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट और था इसके साथ साथ जिसकी हमने रीडिंग करी थी। तो बेसिकली बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल इतनी सी बात ही कहता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ और उस कंसेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में माप सकते हैं, पैसों में माप सकते हैं, उसी को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जिन ट्रांजैक्शंस को हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है,
आइए पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग ले लेते हैं इसकी। तो अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। स्टेटिंग डिफरेंटली, मनी इज कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो मनी को एक कॉमन डिनोमिनेटर माना गया है जिससे कि हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है इस प्रिंसिपल की। इस प्रिंसिपल की लिमिटेशन ये है कि कुछ ऐसी चीज़ होती हैं, क्वालिटेटिव चीज़ होती है, जिनको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एंटरप्राइज के सक्सेस के लिए। लेकिन हर आदमी की वैल्यू जो है हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। हर आदमी की अलग डिफरेंट स्किल सेट होता है, अलग थॉट प्रोसेस होता है, उसकी अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेजर द ह्यूमन रिसोर्स इन मनी टर्म्स। सो वी कैन नॉट measure human resource in money terms। ठीक है, और दूसरा जो लिमिटेशन है वो है कि यहाँ पे जो हम मनी की वैल्यू उसको स्टैटिक वैल्यू मानते हैं और जिस अमाउंट पे हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है फर्दर भी हम उसी अमाउंट को कंसिडर करते हैं। यानी कि इन्फ्लेशन को अकाउंट में नहीं लेता है, इट डजंट टेक इन्फ्लेशन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, यानी कि अगर मैंने कोई चीज़ 1000 की खरीदी है और 1000 पे रिकॉर्ड करी है तो मैं उसको 1000 का बेस ही मान के चलूँगा, 1000 का ही मान के चलूँगा, भले ही आज भी उसकी कीमत मार्केट में 1200 रुपये है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, दो लिमिटेशंस हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की। मैं इन दोनों लिमिटेशंस को पढ़ देता हूँ, अब रीड कर देता हूँ एक बार बुक से। दिस प्रिंसिपल सफर्स फ्रॉम टू मेजर लिमिटेशंस। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स howsoever important they may be to the enterprise. For example, human resource with the enterprise are important to the enterprise but are not reflected in the financial statements because they cannot be measured and expressed in money terms. और दूसरी लिमिटेशन भी है, the value of money is considered to have static value as the transaction are recorded at the value on the transaction date and continue to be shown at the recorded value. In reality, due to inflation, goods that can be purchased for 1000 today may be purchased for say 1200 later. तो बेसिकली यही था हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, और जो बुक मैं रेफर कर रहा हूँ वो टी एस गरेवाल है, तो आप भी उस बुक को रेफर कर सकते हैं। नाउ हम मूव करते हैं अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको पता है कि हम ये अजम्पशन के साथ करते हैं कि ये बिजनेस जो है वो हम फॉर फॉरसीएबल पीरियड के लिए चलाएंगे, बिजनेस कंटिन्यू करेगा फॉर फॉरसीएबल पीरियड के लिए, चलता ही जाएगा और हमारी कोई इंटेंशन नहीं है उसको क्लोज करने की, ठीक है। तो जब हमारी कोई इंटेंशन नहीं है क्लोज की तो हमें कैसे पता चलेगा कि एंड में क्या प्रॉफिट और लॉस है, क्योंकि हमें बिजनेस का एंड पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को क्लोज करने का। लेकिन हमें एक रेगुलर इंटरवल में प्रॉफिट या लॉस पता होना ज़रूरी है ताकि हम इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकें रिलेटेड टू द बिजनेस। मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिसको ज़रूरत होती है अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन की, जिससे कि वो
इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके रिलेटेड टू द बिजनेस। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या करता है, जो टोटल लाइफ ऑफ बिजनेस है उसको छोटे छोटे, जैसे कि मान लीजिए टोटल लाइफ है बिजनेस की, ठीक है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और हर पीरियड को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग पीरियड। और जनरली ये अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 12 मंथ्स का होता है। ठीक है, और हर ये अकाउंट और इसके हर इस पीरियड के एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब इतना है कि वो पीरियड जिसके एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं एक बार बुक से। According to the accounting entity principle, life of an enterprise is broken into smaller periods so that its performance is measured at a regular interval. The accounts of an enterprise are maintained following the going concern concept, meaning the enterprise shall continue its activity for foreseeable future. Users of the financial statements, especially the management and banks, require information from the accounts at regular intervals so that the decision can be taken at the appropriate time. Management requires information at regular intervals to assess the performance of performance funds requirement, short term as well long term. Banks requires accounting information periodically because they have invested money and have to ensure its safety and returns. Similarly, government has to assess tax dues from the enterprise. In view of the above, the life of an enterprise is broken into smaller periods, usually 1 year, which is termed as the accounting period. An accounting period is the interval of time at the end of which income statement, profit and loss account, and statement of profit and loss in case of companies, and balance sheet are prepared to know the result and the resources of the business. तो लास्ट में अकाउंटिंग पीरियड को डिफाइन कर दिया गया है कि अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड होता है इसके एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को भी कर लिया है, समझ लिया है अच्छे से। और अब हम अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, तो रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, देयर शुड बी अ कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है, तो आइए ब्रेक डाउन करते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि होनी चाहिए कंप्लीट प्लस अंडरस्टैंडेबल, कंप्लीट प्लस अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि हमें सारी की सारी बातें बतानी है और वो सारी की सारी बातें इस फॉर्मेट में होनी चाहिए कि वो सामने वाले को समझ में आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, और हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है सारे सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, सारी की सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का मतलब है इंपॉर्टेंट, प्रभावशाली इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट्स, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड। अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट, a good accounting practice requires all material and significant information to be disclosed। यानी कि all material plus significant information
को हमें डिस्क्लोज करना है, ठीक है। यानी कि जो कभी कभी जो कुछ बातें लॉ बताता है, जो लॉ बताता है उन्हें तो आपको डिस्क्लोज करना ही है, जो लॉ बताता है उन्हें तो आपको डिस्क्लोज करना ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें सारी मटेरियल और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करनी है। और तो मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? मटेरियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये वो है जो कि आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, आपके डिसीजन पे प्रभाव डाल दे, ठीक है। हो सकता है अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो पहले से आप उस डिसीजन को चेंज कर दे। मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि जैसे कि हमारा सेल्स जो है, हमारा जो टर्नओवर है वो लो हो रहा है कई सालों से। जब सेल्स हमारा लो हो रहा है कई सालों से तो इसको आप सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन या मटेरियल इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। या आप मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, द रीजन for low turnover, so this might be a this is the example of this material और significant information, ठीक है। तो हमने इसको भी कर लिया है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को। नटशेल में इतना बस इतनी सी बात है कि हमें सारी इंपॉर्टेंट, सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन और सारी की सारी वो बातें जो लॉ कहता है उसे बतानी पड़ती है, डिस्क्लोज करनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और इसी को कहते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ठीक है। आप आई होप कि आपको ये सारे प्रिंसिपल समझ में आएंगे, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट और रह गया था फुल डिस्क्लोजर में, उसको खत्म करते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, द रीजन फॉर लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो हमें मटेरियल इंफॉर्मेशन की जब हम डिस्क्लोजर करेंगे तो उस केस में होगा क्या, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जो यूज़र होगा हमारा, जो यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगा, उसे एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प होगा, ठीक है। तो यही है फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। जब आप सारी की सारी बातें बता दोगे ना उसको, जो यूज़र को, तो वो अच्छा डिसीजन ले सकता है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है। और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करेगा।